बताइए, व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक वी वर गोइंग थ्रू? Have we completed the S block, P block, D block and F block? F block तक हो गया था. अच्छा, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कर रहे थे हम. ओके, सो तो हेडिंग लिखिएगा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. हो गया क्या? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं, इनर्ट गैस हुआ होगा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हुआ होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हुआ होगा, एंड देन दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन विच इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं आपके मतलब ऑन द लेफ्ट साइड, पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं आपके राइट साइड, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं आपके बीच में, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ होते हैं? पीरियोडिक टेबल के नीचे लिखे हुए होते हैं. अगर आपने होमवर्क अटेम्प्ट किया तो उसमें इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन था एक, कि एफ ब्लॉक कौन से ब्लॉक के एलिमेंट आपके पीरियोडिक टेबल में नीचे लिखे हुए होते हैं. चलिए जरा कुछ पॉइंट्स है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, लिखेंगे उनको. In these elements, last three subshells, last three shells. In these elements, last three shells, that is last, penultimate, and pre-penultimate, are incomplete. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का ये क्या होता है? ओके, इन दीज एलिमेंट्स लास्ट थ्री शेल्स, दैट इज लास्ट, पेनल्टीमेट एंड प्री पेनल्टीमेट शेल्स आर इनकम्प्लीट. ग्रुप नंबर क्या होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का? क्या हो सकता है ग्रुप नंबर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का? यहां पर होते हैं ना आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यहां पर होते हैं ना एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर क्या होगा? और इस बात को बार बार अच्छे से समझ लीजिए कि यहां पे जो एलिमेंट्स होते हैं टोटल 14 करके दो रोज में होते हैं, और ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे एक्चुअली में यहां पे नहीं हैं. ये सारे एलिमेंट्स एक्चुअली यहां पर ही हैं, हम बस उसको लिखते नीचे हैं. क्योंकि अगर हम इन एलिमेंट्स को यहां पे लिखते तो उसकी वजह से ये जो पीरियोडिक टेबल है ये और एक्सपेंड हो जाती. उससे प्रॉब्लम ये होती कि जो आपके एक ही ग्रुप में एक ही प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे मिसमैच हो जाते. बात समझ रहे हो आप? लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं होता है. तो हमने बहुत ही क्लेवरली किया क्या है कि ये जो हमने यहां पे जो 14 एलिमेंट्स हैं इनको यहां से उठा के हमने नीचे लिख दिया है, लेकिन एक्चुअल में इनकी पोजीशन है कहां पे? यहीं पर है. तो ये सारे 14 मतलब 28 एलिमेंट्स, ये सारे 28 एलिमेंट्स आपके थर्ड ग्रुप के एलिमेंट हैं, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड, यहां पे क्या आता है आपका? थर्ड. और अगर हम इसको रोमन्स में बात करें तो यहां पे क्या लिखा हुआ होगा? 3b लिखा होगा, क्योंकि ए रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को, बी रिप्रेजेंट करता है किसको? ट्रांजिशन एलिमेंट्स को. लिखिएगा जरा नेक्स्ट पॉइंट. These are related to थर्ड बी, ये रोमन्स में लिखना है आपको. These are related to third B, that is group 3. The last shell contains 2 electrons. The last shell contains 2 electrons. पेनल्टीमेट क्या होता है? पेनल्टीमेट
सेकेंड लास्ट n-1, लास्ट हो गया n, पेनल्टीमेट क्या हो गया n-1 और प्री पेनल्टीमेट क्या हो गया n-2. The last shell contains 2 electrons. Penultimate shell may contain 8 और 9 इलेक्ट्रॉन्स. ये सिर्फ F ब्लॉक के लिए बोल रहा हूं मैं कि F ब्लॉक में आपका पेनल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 8 या 9. एंड pre-penultimate shell contains more than 18 up to 32 electrons. जरा नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा. डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड block and group of an element. फिर उसमें पहला लिखिएगा पीरियड नंबर, the period number of the element can be predicted. लिखिए जरा. The period number of the element can be predicted from the principal quantum number n of the valence shell. From the principal quantum number n, ये आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, n से, ऑफ द वैलेंस शेल. नेक्स्ट लिखिएगा a के बाद b ब्लॉक नंबर, last electron enter in which orbital is known as block number. फिर नेक्स्ट लिखिएगा, ये लिखा आपने, नेक्स्ट लिखिएगा ग्रुप नंबर. नेक्स्ट लिखिएगा ग्रुप नंबर. इट इज प्रिडिक्टेड फ्रॉम द number of electrons in the valence shell and in the valence shell and penultimate shell. फिर जरा ये टेबल बना लीजिएगा.
सॉरी, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में आपका आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन लिखा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन लिखा है, इसका मतलब क्या है? मतलब यहां तक का कॉन्फ़िगरेशन मेरा आर्गन के जैसा ही है, तो हमको वो 1:2:2 बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आर्गन लिख दिया। उसके आगे का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने अलग से लिखा है। क्वेश्चन मार्क आपको नहीं लिखना है, क्वेश्चन मार्क की जगह आपको आंसर लिखना है। और आंसर कैसे आएगा उसके लिए यहाँ पे आपको बता रखा है, इसको चेक करिए, इसको चेक करिए, एंड यू कैन राइट द आंसर। Which one? No, this is not a second period, this is serial number. So the last electron is getting entered into the 5p2. So the principal quantum number of the last subshell is 5. So the period number is going to be 5. But the group number is going to be the number of s electrons plus 10 plus number of p electrons. So what it is going to be the period number? Sorry, what will be the group number? For the group number of p block element, you have to do number of ns electron plus 10 plus number of np electron. ns electrons कितने हैं? np d फिर 10 ऐड करोगे आप। 10 क्यों ऐड करते हैं? Because there are 10 transition elements. फिर नंबर ऑफ np इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। तो वहां पे ग्रुप नंबर कितना आ जाएगा? 14। मतलब ये आपके कार्बन के ग्रुप का कोई एक एलिमेंट होगा। कार्बन के ग्रुप का कौन सा एलिमेंट होगा, क्या आप बता सकते हो? कार्बन के ग्रुप का कौन सा एलिमेंट होगा? नहीं, सिलिकॉन कैसे नहीं होगा? क्योंकि सिलिकॉन आपका कार्बन के जस्ट नीचे आता है और सिलिकॉन मेरा थर्ड, क्योंकि मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन 7s में गया होगा। मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में जाएगा उसके बेसिस पे मैं आंसर करूंगा। तो मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे गया होगा इसमें? 7s2 में। सॉरी, किसका? ये क्रिप्टन कितना होता है? क्रिप्टन कितना होता है? हाँ 36, हाँ तो 36 प्लस 10, हाँ 50 होगा। कौन सा एलिमेंट है ये आपका एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक नंबर 50 है। कौन सा? अच्छा, सेम इसी बेसिस पे बताइए, यहां पे आपका ग्रुप नंबर कितना आएगा? सेम वहां पे बताइए आपको ग्रुप नंबर कितना आएगा। और ग्रुप नंबर के लिए देखिए, ये 7th क्लास, समझिए ये आपके 7th पीरियड का एलिमेंट है। इसका मतलब मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे गया होगा? 7 में, ठीक है। इसलिए ये 7th पीरियड का एलिमेंट है। लास्ट इलेक्ट्रॉन
ग्रुप नंबर कितना आएगा? नहीं सॉरी, एक्चुअली इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 में गया है, मतलब 6d में गया है, क्योंकि ये तो फुलफिल्ड है ना, ये भी फुलफिल्ड है, तो 6d में गया होगा, n-1 में। नहीं, n-1 में गया है ना। ग्रुप नंबर कितना आएगा वहां पे? देखिए वहां पे दे रखा है आपको ग्रुप नंबर के लिए करना क्या है। ग्रुप नंबर के लिए आपको ns इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 d इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने हैं। n-1 कितना है? n-1 आपका 6 है, n-1 आपका 6 है। ns के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। n-1 के कितने हैं? n-1 के कितने हैं? 4। तो ये ग्रुप नंबर कितना आ जाएगा इसका? 6। और इस तरीके से आप किसी भी ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप नंबर निकाल सकते हो। चलिए इसके बाद हेडिंग लिखिएगा, और ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहां से हेडिंग है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, ये लिख लिया। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, नहीं कंप्लीट नया हेडिंग है। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। और इसलिए क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है, बस अलग अलग नाम से आप बुला रहे हो, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। हाँ, पहले सुन लीजिए सब लोग, प्लीज़ लिखना बंद करिए और कहानी सुन लीजिए इसकी। शील्डिंग इफेक्ट और या स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है? अगर हम सिर्फ एक वर्ड पे फोकस करें, शील्ड, शील्ड क्या करता है? शील्ड क्या करता है? मतलब कैप्टन अमेरिका का शील्ड का एक सोल पर्पस क्या है? हाँ, डिफेंड। मतलब शील्ड का मतलब एक सिंपल सा टास्क, सिंपल सा वर्ड ये हो गया कि आपके ऊपर जो कोई भी फोर्स फेंका जाए आप उसको ब्लॉक कर सको। बात समझ रहे हो? शील्ड का एक सिंपल सा पर्पस ये हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से ये कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। इसमें से एक पर्सपेक्टिव आपका एक्चुअल में रीज़न है और एक पर्सपेक्टिव केवल समझने में हमको आसानी के लिए। ठीक है, मतलब एक आपका एक्चुअल वजह है, रीज़न है, और दूसरा केवल आपका कन्वीनियंस के लिए है कि ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो पहले जो एक्चुअल रीज़न है वो समझते हैं।
देखिए एक्चुअल रीजन यहाँ पे ये है कि आपका जो ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होगा, इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट एट द सेम टाइम आपका इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी वजह से उस पे क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास लेकर आने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन जब फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है तो चीजें क्या पास आती हैं या दूर चली जाती हैं, दूर। तो यहां पे एक रैंडम अगर नंबर ले तो आपके पास न्यूक्लियस इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे मान लेते हैं 10 का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, लेकिन आपका उस 10 में से मान लेते हैं ये नंबर आपका 10 है, और उस 10 में से मान लेते हैं कि आपका 7 अट्रैक्शन फोर्स आपका कंपनसेट हो गया इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करने में। तो टेक्निकली आपके इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना पहुंचना चाहिए था, 10, लेकिन उस 10 में से 7 कंज्यूम हो गया किसको ओवरकम करने में, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन को। तो आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स पहुंचेगा कितना, केवल 3। और वही जो आपका वहां पे 10 पहुंचना चाहिए था लेकिन पहुंचा केवल 3, उसी को आप कहते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहते हो आप, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जरा इस चीज को वापस से समझिए कि आपके पास जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पे न्यूक्लियस का उस पे क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्लस उस इलेक्ट्रॉन का जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके साथ क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, जिसकी वजह से उस लास्ट इलेक्ट्रॉन पे जितना फोर्स लगना चाहिए था उससे कम लगेगा। क्या ये बात क्लियर है? अब इसको कन्वीनियंस में समझते हैं। शील्ड क्या करता है, शील्ड क्या करता है, चीजों को ब्लॉक करता है। आपके जो ऑर्बिटल्स सबशेल्स, आपके जो सबशेल न्यूक्लियस के जितना ज़्यादा पास होंगे उनका शील्डिंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। मैम प्लीज़ लिखना बंद करिए, सुन लीजिए। आपके जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के जितने ज़्यादा पास होंगे उनका शील्डिंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। तो न्यूक्लियस के सबसे पास कौन सी सबशेल होती है, एस। तो सबसे ज़्यादा शील्डिंग किसका होगा, एस का। उससे कम पी, उससे कम डी, सबसे कम एफ। क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो शील्डिंग इफेक्ट का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि न्यूक्लियस ने एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फेंका किस पे, आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ने उसको क्या कर दिया, शील्ड कर दिया। शील्ड करने का मतलब रोक दिया। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पहुंचना चाहिए था, क्या उससे ज़्यादा पहुंचेगा या कम? कम। क्यों? क्योंकि इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ने उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर दिया, शील्ड कर दिया। क्या ये बात समझ रहे हैं? और शील्डिंग इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है, उन सबशेल्स का जो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास हैं। तो सबसे ज़्यादा पास कौन है, एस। उससे कम किसका होगा, पी। उससे कम डी, सबसे कम एफ। और यही रीज़न है कि आपका जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें एटॉमिक साइज बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता है। इसका रीज़न ये है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आपका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है एस और पी का, क्योंकि डी तो पीछे होगा ना, तो एस और पी का जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। न्यूक्लियस जितना भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फेंकेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, उसमें से बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा तो एस और पी ब्लॉक कर देंगे। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा पहुंचेगा? नहीं। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं जाएगा तो एटॉमिक रेडियस भी बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। इसीलिए आपका जैसे वेनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, इन सब का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। क्यों?
क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसा होता है, ज़्यादा, सॉरी, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पे स्क्रीनिंग इफेक्ट एस और पी की वजह से ज़्यादा लगता है। तो डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स पे या डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स पे आपका नेट इफेक्टिव फोर्स कैसा हो जाता है, कम। क्या ये बात क्लियर है? जरा डायग्राम बना लीजिए। ज़रा एक एक पॉइंट्स को वापस से पढ़ते हुए चलिए। क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट में कोई डाउट है आपको? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the decrease in force of attraction on valence electron due to inner shell electron, the decrease in force of attraction on valence electron due to inner shell electron is called शील्डिंग इफेक्ट। ब्रैकेट में लिखिएगा, दैट इज टोटल रिपल्सिव फोर्स, दैट इज टोटल रिपल्सिव फोर्स इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। That is, total repulsive force is called shielding effect. Next point. Due to screening effect, valence shell electron, due to screening effect, screening and shielding is same. Due to screening effect, valence shell electron experiences less force of attraction exerted by nucleus, less force of attraction exerted by nucleus, that is total attraction force, that is total attraction force experienced by total attraction force experienced by valence electron is called Z effective, is called Z effective. Next point. There is reduction in nuclear charge, there is reduction in nuclear charge due to screening effect. If nuclear charge is Z, if nuclear charge is Z, same, क्या लिखा है आपने? देयर इज अ रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। सेम पॉइंट में कंटिन्यू करके लिखेंगे, इफ न्यूक्लियर चार्ज इक्वल्स टू Z, then if nuclear charge equals to Z, then effective nuclear charge equals to effective nuclear charge equals to
Z minus sigma, then effective nuclear charge equals to Z minus, this is also sigma. Then effective nuclear charge is Z minus sigma, where sigma is shielding effect. तो ये आपके पास अल्टीमेट फॉर्मूला आ जाएगा Z effective माइनस सिग्मा. Z effective इक्वल्स टू Z माइनस सिग्मा, और ये सिग्मा है क्या? टोटल स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट. ये लिखा सबने? नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा स्लेटर्स रूल फॉर स्क्रीनिंग कांस्टेंट. नेक्स्ट टॉपिक है स्लेटर्स रूल फॉर स्क्रीनिंग कांस्टेंट. स्लेटर्स रूल फॉर स्क्रीनिंग कांस्टेंट. पहला पॉइंट लिखिएगा, shielding effect of one electron of the 1s is 0.30. इसका मतलब क्या हो गया? देखिएगा, इसका मतलब ये है कि आपका जो 1s इलेक्ट्रॉन होगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वो वैलिड होगा. 1s इलेक्ट्रॉन का आपके पास जो 1s सबशेल है, 1s सबशेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा 0.30. तो जैसे मान लीजिए मेरे पास हीलियम है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2. और यहाँ पे ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं आज. हीलियम का जब आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे तो सबसे पहले क्या भरोगे? 1s1. 1s1 के बाद क्या आएगा? 1s2. क्या 1s1 पे आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट किसकी वजह से होता है? जब आपके इलेक्ट्रॉन्स के आपस में बीच में रिपल्शन होता है तो 1s1 में आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा क्या? नहीं. क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके पहले कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो रिपल्शन किस बात का होगा? इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ही किस बात का? लेकिन जब आप 1s1 में एक इलेक्ट्रॉन है, जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन भरोगे तो जब आप 1s में एक इलेक्ट्रॉन तो हो गया 1s1, जब आप 1s में दूसरा इलेक्ट्रॉन भरोगे तो क्या वहां पे शील्डिंग इफेक्ट आएगा? आएगा ना, क्योंकि 1s2 का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा अब उसका न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है और जो एक इलेक्ट्रॉन पहले से था उसके साथ फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है. तो आपका जो 1s2 का इलेक्ट्रॉन होगा उस पर जो Z इफेक्टिव होगा वो कितना होगा? Z इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या है? Z माइनस सिग्मा. हीलियम के लिए Z कितना होता है? एटॉमिक नंबर कितना है हीलियम का? 2. सिग्मा कितना होगा? 1s के एक इलेक्ट्रॉन की वजह से सिग्मा कितना होगा? 0.3. तो आपका Z इफेक्टिव कितना आ जाएगा? 1.7. इसके कहने का मतलब अगर मैं ट्रांसलेट करूं सिंपल वर्ड्स में तो इट इज समथिंग लाइक दिस कि आपके न्यूक्लियस ने 1s2 के इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगाया? 2 का. लेकिन उसमें से 1.3 का फोर्स कहाँ पे कंपनसेट हो गया? इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन में कंपनसेट हो गया. तो 1s2 के इलेक्ट्रॉन पे हीलियम का जो 1s2 का इलेक्ट्रॉन है
उसमें टोटल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना पहुंचा, पहुंचना कितना चाहिए था 2। ये डिफरेंस अमाउंट कहाँ कंपनसेट हो गया, बिटवीन द रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात क्लियर है? एंड देयर मस्ट बी सम पैरामीटर्स, देयर मस्ट बी सम assumptions based on which Slater's got these number. But how did he got these numbers and what was his parameters, that we don't care about. We are just using what was the end result provided by him. ठीक है, ये नंबर आउट ऑफ रैंडम नहीं होंगे। इन नंबर्स के पीछे कोई लॉजिक होगा, कोई पूरी स्टोरी भी होगी, कोई कैलकुलेशन भी होगा, बट वी आर नॉट गोइंग टू ड्वेल अपॉन दैट पार्ट कि वो क्या है। We are just going to use the final result, and we are going to learn ki how we are going to calculate the shielding effect of any particular element. Next point लिखिए, screening effect of NS and NP. Screening effect of NS and NP. Screening effect of NS and NP, that is outermost orbit, is 0.35. Next point, screening effect of N-1. Screening effect of N-1 penultimate. Screening effect of N-1 penultimate SPD electrons. SPD electrons is 0.85. SPD electrons is 0.85. Screening effect of N-2. Screening effect of N-2 and below all the electrons. Screening effect of N-2 and below all the electrons present in SPDF is 1.0. क्या आप लिथियम का, चलिए लिथियम का यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सो लिथियम का एटॉमिक नंबर मैम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वन एस टू 2s1। यहां पे आप स्क्रीनिंग इफेक्ट किस पे कैलकुलेट करोगे, यहां पे आप स्क्रीनिंग इफेक्ट कहां पे कैलकुलेट करोगे, 2s1 पे, 2s1 पे। अच्छा तो क्या 2s का इसका n कितना हो जाएगा, 2s का 2, क्या इसका भी n सेम है, नहीं, इसका n कितना है 1, तो ये कौन सा ऑर्बिट हो गया, n-1, क्या ये n-1 हो गया, और n-1 की वजह से आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना होता है 0.85, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से। यहां पे कितने हैं 2, तो आपके पास जो यहां पे टोटल स्क्रीनिंग कांस्टेंट आएगा वो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.85, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.85 इज 1.70 आएगा, 1.70 आएगा। अब मेरे पास यहां पे जो Z इफेक्टिव आएगा वो कितना आ जाएगा, Z माइनस सिग्मा, Z कितना होगा लिथियम के लिए 3 माइनस 1.7, कितना आ जाएगा आंसर 1.33, बट दैट इज ओनली फॉर हीलियम केस। Okay, but if we have electron of the order n-1, helium cannot have the n-1 na. So if we have the electron of n-1,
then we are going to have the screening effect of because of that 0.85. If we have n minus 2, we have the value. Okay, getting the point? चलिए, अगर if it is clear, टू पी टू होगा ना. सो इन दिस पर्टिकुलर केस ऑफ कार्बन हमको जो स्क्रीनिंग इफेक्ट, पहले सुन लीजिएगा ये एग्जांपल, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स आपको खुद से करने हैं. अब यहाँ पे जो आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट करना है वो कौन से इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेट करना है? 2p2. अब 2p2 के लिए n की वैल्यू कितनी है? 2. क्या यहाँ पे, अच्छा 2p2 का कैलकुलेट करना है तो मेरे पास एक्चुअली में बच क्या गया? व्हाट इज द रिमेनिंग बिहाइंड? ns2 2p1 ये बचा. क्या ये दोनों आपके सेम ऑर्बिट के हैं? क्या ये कौन सी 2p2 कौन सी ऑर्बिट का है? सेकंड. 2s2 2p1 भी कौन से ऑर्बिट का है? सेकंड. और आपने वहां पे पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट ड्यू टू ns एंड np. व्हाट डू यू मीन बाय ns एंड np? अगर मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन n में गया है तो उसका जो ns और np होगा उसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 0.35. तो मेरे पास यहां पे दो नहीं, मेरे पास ns np में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट. टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3. एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना है? 0.35. कितना आ जाएगा ये? 1.05 आएगा. अब जो मेरे पास ये 1s2 का इलेक्ट्रॉन है, क्या ये भी ns का है? क्या ये 1s2 आपके ns का है या n-1 का है? n-1 का है. और n-1 के लिए कंट्रीब्यूशन कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन का? 0.85. कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. कितना कंट्रीब्यूशन होगा? आंसर कितना आएगा इसका? 1.70. ठीक है. आपको अगर z इफेक्टिव कैलकुलेट करना है तो वो आपको z में से सिग्मा माइनस करना है. कार्बन का z कितना हो जाएगा? 6 माइनस सिग्मा कितना हो जाएगा? 1.05 प्लस 1.7 कितना आएगा? 6 माइनस इट इज गोइंग टू बी 2.75. यही आएगा. आंसर कितना आ जाएगा? क्या आंसर मेरा 3.25 आएगा? क्या ये बात क्लियर हो रही है? नाइट्रोजन का कैलकुलेट करिए. नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कैलकुलेट करिए. करते वक्त जो भी प्रॉब्लम आ रही है मेरे से डिस्कस करिए. बताइए. वैल्यूज याद नहीं है मुझे. 1 मिनट 10 मिनट. क्लास इधर, एवरीवन चलिए जरा इधर देखिए. क्लोरीन का कैलकुलेट करते हैं. जितने लोगों को भी डाउट्स है या जितने लोगों का कितना आया तुम्हारा फ्लोरीन का? नाइट्रोजन कितना आया? कितना आया? ऑक्सीजन का? क्लास जरा फ्लोरीन का कैलकुलेट करते हैं. एक बार देखिएगा. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर, अबे एटॉमिक नंबर 9. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5. प्लीज सब लोग इधर देखिएगा. 1s2 2s2 2p5. आपको यहां पे कौन से इलेक्ट्रॉन पे शील्डिंग इफेक्ट कैलकुलेट करना है? 2p5 वाले पे. ठीक है. तो 2p5 वाले पे आप पे ns और np के कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ns और np के मतलब 2p5 इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट का है? सेकंड.
उसी ऑर्बिट में 2p5 के अलावा और कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं सेकंड ऑर्बिट में? 4 नहीं सॉरी 6 आपके 2s2 के बचे होंगे 2 और 2p4 के कितने बचे होंगे? 4। तो कितने बचे हैं? 6। और ns और np की वजह से कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 0.35 यही होता है। कितना आ जाएगा? ठीक है। अब आपका ये क्या है? क्या ये आपका ns है या n-1 है? n-1 है और n-1 के एक इलेक्ट्रॉन की वजह से कंट्रीब्यूशन 0.85। अब यहां पे हैं कितने? 2। तो 2 इंटू 0.85 कितना हो जाएगा? 1.7। समेशन करिए। और z इफेक्टिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 9 माइनस 3.8 विच इज गोइंग टू बी, आ गया। इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में कितने लोगों को दिक्कत है अभी भी? प्लीज आस्क मी। हुआ आपका? क्या डाउट है? क्या डाउट है बताइए। आयरन का एटॉमिक नंबर 26। लेकिन आयरन के उसमें ना ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हमें क्लबिंग करनी पड़ेगी। आयरन का आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? 3d में। लेकिन वहां पे आप स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट करोगे 4s वाले पे, 4s2 वाले पे, क्योंकि फोर्थ ऑर्बिट सबसे पीछे होगा ना। क्योंकि आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट होता किसकी वजह से है? इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो फोर्थ ऑर्बिट सबसे पीछे होगा तो उसके अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। ठीक है। आयरन का करिएगा, फिर कोबाल्ट का। आर्गन का करिए, आयरन का करिए। आर्गन 18, आयरन 26, दोनों का करिए। कितना है आपका? आयरन का नहीं हुआ। अम, 18 नहीं 18, 20, 4s2 10 है। ये आंसर आ जाएगा आपका। देखिए समझिएगा,
सबसे पहले मैंने यहाँ पे आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा विच इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 के बाद 3s2 के बाद आपका आएगा 3p6 3p6 के बाद आपका आएगा 4s2 3d6। अब यहाँ पे आयरन का मैंने स्पेसिफिकली लिखा है कि z इफेक्टिव फॉर 4s कैलकुलेट कर रहे हैं। z इफेक्टिव फॉर किसके लिए? 4s। जब आप 4s के लिए कैलकुलेट करोगे तो उसका z इफेक्टिव किसकी वजह से होगा? जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर हैं उसकी वजह से। आपका सिग्मा या जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो किसकी वजह से होता है? इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ये रहा वैलेंस शेल, इसके जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से होता है। क्या ये बात क्लियर है? तो आपका फोर्थ ऑर्बिट के अंदर होगा ना 3D, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चीज़ों को क्लब करके लिखा है। मैंने फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। क्या ये बात क्लियर है? और फोर्थ ऑर्बिट में भी मुझे स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहाँ पे कैलकुलेट करना है? 4s2 पे। कहाँ पे कैलकुलेट करना है मैम? 4s2 पे। तो उसके अलावा 4s2 के अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उनको मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब अगर ये मेरा ऑर्बिट नंबर n है तो उसके पहला वाला n-1, ये वाला n-2 और उसके बिलो n-2 ये हो जाएगा और ये n-2 के नीचे का हो जाएगा। लेकिन मैंने इनको एक ही साथ इसलिए लिखा है क्योंकि n-2 और n-2 से नीचे वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना होता है? 1.0 सेम। अब मेरे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है? 4s में। अब मेरे पास 4s2 के अलावा 4s में और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आप बात समझ रहे हो? मुझे स्क्रीनिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, सॉरी, मुझे z इफेक्टिव कैलकुलेट करना है कहां पे? 4s2 पे। बात समझ रहे हो? 4s2 पे कैलकुलेट करना है तो मेरे पास 4s में और कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? एक। तो n और ns और np का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? आप बताइए मैम लास्ट में। ns और np का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 0.35। जो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 0.35। इसलिए मैंने यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई किया है 0.35 से, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं? 1। बात क्लियर है? अब मेरे n-1 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस वक्त? n-1 का मतलब ये आपकी फोर्थ ऑर्बिट है, तो ये कौन सी है? थर्ड ऑर्बिट। n-1 की वजह से कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 0.85। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल? 14। तो 14 मल्टीप्लाइड बाई 0.85। अब n-2 की वजह से कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1.0। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। लेकिन n-2 या n-2 के नीचे जितने भी हैं सबसे कंट्रीब्यूशन होता कितना है? 1.0। तो मैंने इन सबको एक ही साथ लिख लिया। कितने हो गए? 2, 6, 2, 8, 2, 10। 10 इंटू 1.0। इन सबको ऐड करिए, 26 से माइनस करिए, यू हैव योर आंसर। क्या ये बात चमक रही है? थोड़ी थोड़ी करिए। इसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल, निकल का भी करिएगा। निकल का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? निकल का एटॉमिक नंबर, निकल का एटॉमिक नंबर, आयरन, कोबाल्ट, निकल 28 करिएगा। हाँ, इसका आंसर बताइए पहले कितना आया? निकल का आंसर है आपका, और कोबाल्ट का आंसर कितना है? आयरन का नहीं पता। आयरन का आंसर कितना है? मैं चेक कर लेता हूँ क्लास। इसका, इस पर्टिकुलर चीज़ का आज मुझे पता है आप लोगों का वेकेशन स्टार्ट हो चुका है, जिसके मैंने 2-3 मिनट एक्स्ट्रा ले भी लिए हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि प्लीज़ घर जाके आज इसका एक बार कैलकुलेशन
मैम सुन लीजिए, ठीक है, सुन लीजिए प्लीज़। एक बार प्लीज़ घर जाके इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है, आज में, ठीक है, फिर उसके बाद तो बहुत मज़े हैं, मज़े करिएगा।